नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बंधु। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज 22 लेकर के जुड़ चुके हैं। तो इसके पहले आपने 21 टेस्ट सीरीज को नहीं किए हैं तो आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1000 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है जो आपको हम बता देते हैं सारे आपके एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा और जो टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 99 रुपीज परचेज करके 99 रुपीज में कोर्स परचेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो आप सभी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हैं यहाँ से परचेज करके अवश्य सभी के सभी देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए पहला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए वृद्धि और विकास दो आपके पार्ट्स हैं, उसमें से एक प्रश्न आपके सीडीपी के अंतर्गत अवश्य आएंगे। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से कौन कौन है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या सभी? तो देखिए वृद्धि को प्रभावित करने में पर्यावरण का एक कारक माना जाता है, आहार भी उतना ही कारक है, स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा है, यानी इसका राइट आंसर जो है वो सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किससे माना जाता है? भाषा शिक्षण के प्रथम कक्षा किससे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को या सभी? ठीक है, तो देखिए भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जो माना जाता है वो आपका इनमें सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनमें सभी हो जाएगा। प्ले विद्यालय भी उसी समय का रोल होता है जब बच्चा 2 से 3 साल होता है। पूर्व प्राथमिक कक्षा भी उसी को कहते हैं और घर में भी उसी समय से सीखना भाषा शिक्षण शुरू करता है, इसलिए इन सभी को यहाँ पर भाषा शिक्षण के प्रथम कक्षा के रूप में माना जाता है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहे। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? तो नियमित रूप से करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए और देखना चाहिए बच्चों के सभी कॉपी को कि वह बना करके लाया या न लाया। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किस तरह के? बच्चे में बहुत से बुरी आदत होते हैं, उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है? डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या सभी? तो देखिए बच्चों को डांट डपट कर नहीं सुधारा जा सकता है, दोषारोपण द्वारा नहीं हो सकता है, अनुबंधन द्वारा, क्या कहते हैं इसको? अनुबंधन द्वारा, उसको विभिन्न क्रियाकलाप के द्वारा दिखा करके उसको सुधारा जा सकता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत यहाँ पर आ गया है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए अब आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर दो चीज एक आता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छी चीज हम आपको बता दे रहे हैं। आज के बाद ये वाला प्रश्न आप भुलाइएगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक बीकर हमने बनाया है, एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा आप अनुभव कीजिएगा, एक कीड़ा, क्या बोलते हैं इसको? कीड़ा बोलते हैं ना। एक कीड़ा जब इसमें चला जाता है, एक कीड़ा, तो पानी में जो कीड़ा रहता है देखते हैं वो घुलता नहीं है, वो घुलता नहीं है, इसी तरह से छैला हुआ रहता है ना। तो देखिए एक कीड़ा, कीड़ा KEDA, देखिए कीड़ा ना, ये कीड़ा मतलब KEDA, ये जो है जल में नहीं घुलता। ये किस में? ये जल में नहीं घुलता, याद रखिएगा। कीड़ा किस में?
जल में नहीं घुलता है कीड़ा, किस में घुलता है? तो ये कीड़ा जो है आपको देखिए वसा में घुलता है। तो आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन है, तो वसा में कीड़ा घुलता है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। याद हो गया? कीड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। तो जल, अब देखिए कि महत्वपूर्ण विटामिन में के, ई, डी, ए आता है, तो इसमें और विटामिन कौन सा बच गया? हमारे पास बच गया बी और सी, यानी ए, बी, सी, डी, ई, के, यही होता है मुख्य रूप से पढ़ना है। तो बी और सी, ये जो दो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, तो बी और सी जल में घुलते हैं और केड़ा जल में नहीं वसा में घुलता है। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा और इसके बाद याद होता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? 1001 बार ही प्रश्न आया हुआ है, सभी राज्यों में पूछ रहा है, आप भी देख लीजिएगा। वायु में CO2 की मात्रा कितना है? 0.01%, 0.05%, 0.03%, 3.30%। तो वायु में CO2 की जो मात्रा है वो है आपका 0.03%। ठीक है, 0.03%। अब बहुत बड़ा है हुआ। देखिए आप सभी एग्जाम में जो है रुचि नहीं ले रहे हैं, आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जो कि आप नहीं भाग लेकर के तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो जो टेस्ट सीरीज बना लेंगे वो समझिए कि उनका आकलन परीक्षा निकल जाएगा। इसलिए आप सभी टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ें। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास गिलास है, इसमें आप यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा रखे हुए हैं, तो पानी का लेवल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। अब जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का लेवल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यह सभी। तो देखिए जब बर्फ पिघल जाएगा तो वो जो है उसका लेवल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा न गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर इसका सी होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है? आपको बताना है। जो हमारी ओजोन परत है उसको नष्ट कौन सी रसायन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कोई नहीं? तो देखिए हमारे जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने में जो महत्वपूर्ण गैस का नाम आता है वो आपका देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC गैस के नाम से जानते हैं। ये गैस का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे ओजोन परत को नष्ट करने में। आयताकार टंकी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक में लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया, इसलिए किस आकार का हो गया? तो एक घनाभ के आकार का हो गया। ठीक है, किस आकार का हो गया? घनाभ के आकार का हो गया। और इसी का आयतन निकालना हमको टंकी का, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुने B गुने H होता है। ठीक है, L गुने B गुने H होता है। L हमारे पास कितना है? तो देखिएगा 6 है, B हमारे पास कितना देखिएगा 2.4 है, और H कितना है? 1 है। तो आप 24 में 6 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, और एक अंक के बाद देखिए इसमें दशमलव है तो यहाँ पर पड़ जाएगा आपको, यानी 14.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। 14.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। यह किस में आंसर है? सी में है। सी आपका राइट आंसर होगा। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है? देखिए आपको निकटतम मान सैकड़ा में पूछता है, हजार में भी पूछता है और 10 में भी पूछता है। ठीक है, तो इसका निकटतम मान के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए जोड़ लेंगे 496 और 318, इसको जोड़ लीजिए। क्या आ रहा है? 8 6 14 आ रहा है, 8 6 14, 9 1 10 और 1 11 और 4 3 7 1 8। देखिए 814 आया। जब आपको सैकड़ा में देखने के लिए बोले कभी भी, तो सैकड़ा का आधा क्या होता है? याद रखिएगा 50 होता है। तो आप 50 पर देखना शुरू कीजिएगा। अगर वह संख्या जो है 50 से ऊंचा होगी तो 1 बढ़ाएंगे पीछे और 2 जीरो रख देंगे, और 50 से यदि कम होगी तो पीछे वाला संख्या वही रहेगा और बाकी जो 2 संख्या उसको जीरो कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? तो देखिए हमारे पास आया है 814, इसको सैकड़े का लिखना है, तो आप ये दोनों संख्या को केवल देखेंगे ये 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से कम है तो पीछे वाली संख्या देखिए वही रह जाएगा, और ये जो 14 है इसके लिए 2 जीरो आ जाएगा, यानी सैकड़ा का। तो इस संख्या का सैकड़ा का निकटतम मान 800 होगा। क्या होगा? 800 होगा। लेकिन यदि यही चीज़ रहता आपको जोड़ने पर 854, ध्यान दीजिएगा 854, और इसको सैकड़े के निकटतम लिखना पड़ता तो आप 50 पर देखेंगे, तो ये 50 से ऊंचा है ना, तो 50 से ऊंचा है, 54 बड़ा है, तो आप पीछे 8 है तो वो 9 बन जाता, और ये जो 54 है
वो यहाँ पर 00 यानी 900 होता। ठीक है, तो सैकड़ा के लिए 50 को देखते हैं, 1000 के लिए 500 पर देखते हैं, और यहाँ पर 10 के लिए 5 पर देखते हैं, याद रखिएगा। अगला है 2.1/4 भागा 3/4 का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, और भागा का चिन्ह गुना में चेंज होगा, और गुना में जब चेंज होता है तो अंक पलटता है, यानी हमारे पास आ जाएगा 4/3। 4 4 कैंसिल हुआ और 3 तिहाई हम क्या करेंगे 9 हो जाएगा, तो यही 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 किस में दिया हुआ है, तो 3 आपका सी में दिया हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। अगला है 0.008 का घनमूल क्या होगा। 0.008 का घनमूल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई रहती है उसका गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, और 8 का गुणनखंड हम जब करते हैं तो देखिए 2 से 4 और 2 से 2 यानी 3 बार लिखते हैं। 8 को हम लोग कितने बार लिखते हैं, 3 बार। तो यानी 8 के लिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया, तो 8 के लिए हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 8 को 3 बार लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे 3 बार लिखते हैं इसके लिए। तो देखिए 8 के लिए हमारे पास जो आ जाएगा वो 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। तो इसका जब घन हम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे घन हम निकालेंगे, तो 8 के लिए हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 8 के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, ध्यान दीजिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी 1 दशमलव पड़ेगा, इसमें भी 1 दशमलव पड़ेगा, और इसमें भी 1 दशमलव, 3 दशमलव हो गया ना। तो ये 3 दशमलव हो गया। तो 3 घन में क्या होता है, 3 के लिए 1 बाहर निकलता है, तो 3 के लिए 1 बाहर यानी 0.2 निकलेगा, और इसके पहले कुछ नहीं है तो हम 0 ले सकते हैं, यानी 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अब इंग्लिश सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है यानी गलत है आपको बताना है। ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री या सिविक्स। तो इसमें आप देखेंगे मैथमेटिक्स का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा हुआ है, ई के जगह पर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बाकी सभी का स्पेलिंग सही है। तो आप लोग को बहुत ही इनकरेक्ट स्पेलिंग आता है, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को अवश्य देख लीजिएगा। Which is the adjective in the given sentence, नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एडजेक्टिव कौन है आपको बताना है। राधा इज अ टॉल गर्ल, राधा इज ए टॉल गर्ल, राधा एक लंबी लड़की है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड से देखना है, तो राधा क्या होगा, राधा यहाँ पर नाउन हो जाएगा। इज क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, और टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें टॉल जो है एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रही है वो लड़की लंबी है। राधा जो है कैसी है, लंबी है, लंबी यहाँ पर विशेषता बता रहा है, टॉल हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी, एबिलिटी का अपोजिट इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। फिजिबिलिटी, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी या टो एबिलिटी, क्या होगा। तो देखिए एबिलिटी योग्यता, अयोग्यता यानी इनएबिलिटी होगा। क्या होगा, इनएबिलिटी हो जाएगा। अगला है चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। बॉक्स, बॉक्सेन, बॉक्सेज या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बॉक्स का प्लूरल फॉर्म जो होगा वो आपका बॉक्सेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। ठीक है, अगला हिंदी सेक्शन के अंतर्गत चलते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारण है, कौन सा कारक है। अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। देखिए आपको दो चीज बता देते हैं। यहाँ पर से जो है, से दो गो कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, एक करण कारक के लिए और एक अपादान कारक के लिए। ठीक है, तो करण कारक में से का मतलब किसी चीज को जुड़ना, किसी चीज से जुड़ करके लिखना होता है। जैसे रमेश पेन से पत्र लिख रहा है, तो ये यहाँ पर जो से आया एक सेंस में आया जिससे किसी साधन से काम हो रहा हो, तो वो से का मतलब देखिए करण कारक है। लेकिन यदि किसी चीज से कोई चीज अलग हो रहा है तो वो जो होता है अपादान कारक होता है। तो बिल्ली अभी कहाँ पर थी, तो बिल्ली छत पर थी। कहाँ पर थी, छत पर। अब बिल्ली यहाँ से कूद गई, छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली यहाँ पर आ गई है, बिल्ली यानी ये छत से अलग हुई है। तो अगर अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है तो वह से का मतलब यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अपादान कारक होगा इसका राइट आंसर। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोह। ठीक है, तो जो युद्ध में स्थित रहता है उसके लिए एक शब्द होता है,
उसको हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? युधिष्ठिर कहते हैं। शैव कहते हैं। शैव किसको कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं। तो देखिए, जो शिव की उपासना करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर शैव कहते हैं। तो जो शिव की उपासना करते हैं उसको शैव नाम से जाना जाता है। वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाचाल के लिए होता है कि जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा जो बहुत बोलता है। चलिए, रीजनिंग सेंसर के अंतर्गत आते हैं। लेसा शब्द से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है LEA से, माने वर्ड्स को जो है बाएं दाएं करके लिखा गया है, उससे कौन सा सही शब्द बनेगा? साइल, इसाल, सेल या लेस? तो देखिए यहाँ पर जो होता है एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द जो बनेगा वो होगा सेल। क्या होगा? सेल, जिसको विक्रेता या बेचने के सेंस में लोग करते हैं सेल, तो वो सेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, म्यूटेट शब्द के अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, म्यूटेट शब्द के अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? टेट, मेट, टाउट या म्यूट? कौन सा नहीं बनेगा? ठीक है, म्यूल। कौन सा नहीं बनेगा? देखिए यहाँ पर जो है आपको जो बनने वाला नहीं है वो आपका देखिए वर्ड्स जो है म्यूल। कौन सा है? म्यूल। क्योंकि देखिए इस सभी में आपका एम मिल रहा है, यू मिल रहा है, ई मिल रहा है, लेकिन एल इसमें कहीं भी नहीं है। तो जो इसमें कहीं भी नहीं है वो आपको नहीं बनेगा, तो म्यूल हो जाएगा। ठीक है, बाकी में सभी वर्ड्स इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्थक क्रम में सजावें देश, जिला, राज्य और ग्राम। इसको एक सीरियल क्रम से सजाना है आपको। तो देखिए सबसे सीरियल क्रम में आप सजाइएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? गांव होता है। सबसे पहले गांव यानी 4 नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है? उस गांव में जिले होते हैं। ठीक है, और कई जिला मिलेंगे तो जा करके आगे राज्य बनेगा, और कई राज्य मिलेंगे तो जा करके देश बनेगा। क्या बनेगा? देश बनेगा। यानी 4 2 3 1 का क्रम चलेगा। तो 4 2 3 1 किस में है आपका? देख लीजिएगा। तो 4 2 3 1 है जो आपका सी में है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए 99 रुपीज़ का परचेज करके आप यहाँ पर कंपटीशन और अपनी भाग को आजमाइश कर सकते हैं। तो आप अभी कभी 99 रुपीज़ पेड करके जरूर जुड़ें। आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसके बाद आप जब यहाँ से भेजते हैं आपकी कॉपी जांची जाती है और उसका लिस्ट प्रकाशित किया जाता है। तो बहुत लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और यहाँ पर सारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बना लीजिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।